गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 है, उसके अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 32 तक हमने इससे पहले के वीडियो में क्वेश्चन हैं उनके आंसर कर लिए थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम प्रश्न नंबर 33 ले रहे हैं, तो शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न नंबर 33 है, प्रतिरक्षी को परिभाषित कीजिए। तो प्रतिरक्षी का मतलब होता है इस कि यह प्रतिजन के विरुद्ध जो कार्य करती है और इसे एंटीबॉडी भी कहते हैं। तो प्रतिरक्षी का मतलब क्या होगा? शरीर में एंटीजन या प्रतिजन जिन्हें कहते हैं के प्रवेश होने पर इसे एंटीजन के विरुद्ध शरीर की बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं द्वारा स्रावित ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कहलाती है। यानी प्रतिरक्षी तब कार्य करती है जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन या प्रतिजन प्रवेश कर जाता है। और प्रतिरक्षी है वह किसके द्वारा स्रावित होती है? तो उत्तर होगा बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं द्वारा स्रावित। प्रतिरक्षी किस प्रकार की प्रोटीन है? प्रतिरक्षी एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है। इस प्रकार कई प्रश्न यहाँ निकल कर आ रहे हैं। तो प्रतिरक्षी किसे कहेंगे? शरीर में प्रतिजन के प्रवेश होने पर इसे शरीर की बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं द्वारा स्रावित ग्लाइकोप्रोटीन है, वही प्रतिरक्षी कहलाती है। प्रतिरक्षी को संक्षेप में हम IG से भी प्रदर्शित करते हैं। IG का मतलब है इम्यूनोग्लोब्युलिन। ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोब्युलिन प्रोटीन होती है। हाँ, IG का मतलब इम्यूनोग्लोब्युलिन है, जो प्राणियों के रक्त तथा अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, एंटीजनी निर्धारक क्या होते हैं? देखो, एंटीजनी निर्धारक को हम एपिटोप भी कहते हैं और इन्हीं एंटीजनी निर्धारक से प्रतिरक्षी का जो पेराटोप होता है वह क्रिया करता है। प्रतिरक्षी जो अंग्रेजी के वाई आकार की होती है, इसके इधर कुछ निश्चित सक्रिय स्थल होते हैं, उन्हीं सक्रिय स्थलों से प्रतिजन है वो क्रिया करता है। तो यहाँ पर पेराटोप है जो सक्रिय स्थल जो प्रतिरक्षी पर पाया जाता है, इससे प्रतिजन का एपिटोप क्रिया करता है। तो लेते हैं इसका उत्तर। एंटीजनी निर्धारक क्या होते हैं? प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता, वरन इसके कुछ विशिष्ट अंश से ही प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं। इन्हीं अंशों को एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप कहा जाता है। यहाँ दे भी रखा है एपिटोप। यानी हम यूं भी कर सकते हैं, एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप क्या होते हैं? तो हम कह सकते हैं प्रतिजन का वह सक्रिय स्थल जिससे प्रतिरक्षी का पेराटोप क्रिया करता है, एपिटोप या एंटीजनी निर्धारक कहलाते हैं। प्रोटीन में करीब 6 से 8 अमीनो अम्लों की एक श्रृंखला एंटीजनी निर्धारक के रूप में कार्य करती है। एक प्रोटीन में कई एंटीजनी निर्धारक हो सकते हैं, यानी एपिटोप हो सकते हैं। इनकी संख्या को एंटीजन की संयोजकता कहा जाता है। अधिकतर जीवाणुओं में एंटीजनी संयोजकता 100 या 100 से अधिक होती है। आगे लेते हैं हम 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न में पूछा है, प्रतिरक्षी में हिंज का क्या कार्य है? देखो, हिंज का मतलब है हिंज, जैसे हिंज संधि होती है वैसे ही, यानी जोड़ने का काम करेगा। अधिकांश प्रतिरक्षियों के वाई स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल लचीले होते हैं, यानी ये वाई आकार की है और इनका यह स्थल है यह लचीला होता है, जिन्हें कब्जे या हिंज कहते हैं। तो इसी जो अंग्रेजी के वाई आकार का जो है, इसका देखना मूल ये बिंदु है, इसी को नाम दिया है हिंज, इसी को हिंज कहेंगे। लचीले होने के कारण हिंज प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे बड़े अणु समाहित कर अभिक्रिया करने में सहायता करता है। तो इसी भाग से क्या है कि अणु समायोजित होंगे, जिससे अभिक्रिया है वह हो पाती है। आगे प्रश्न है, रक्त क्या है? अपना जो ब्लड है, रक्त, वैसे भी नाम दिया है रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जो शरीर के विभिन्न भागों में परिवहित होता है। हृदय है, यह एक प्रकार का पंपिंग स्टेशन का कार्य करता है जो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त प्रवाहित करता है। लेते हैं
रक्त एक परिसंचारी तरल उत्तक है। रक्त है एक शरीर परिसंचारी यानी शरीर के सभी भागों में परिवहित होने वाला तरल उत्तक है। तरल है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो रक्त वाहिनियों एवं हृदय में होकर पूर्ण शरीर में निरंतर परिक्रमा करके पदार्थों का स्थानांतरण करता है। रक्त है रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। दो प्रकार की होती है मुख्य रक्त वाहिनियाँ। एक तो जैसे बता चुके हैं आपको, एक तो धमनी और दूसरी होती है सीरा। धमनी में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध। सीरा में कैसा बहता है? अशुद्ध। याद रखना आप, धमनी हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है, और सीरा है यह शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को कहाँ लेकर आएंगी? हृदय में लेकर आती है। रक्त, इसकी पीएच है 7.4 होती है, तो हम कह सकते हैं रक्त क्षारीय माध्यम का होता है, क्योंकि जब किसी पदार्थ की पीएच 7 से ऊपर और 14 या 14 से नीचे हो तो वह क्या होगा? क्षारीय। और 7 से कम होने पर अम्लीय होगा। 0 से लेकर पीएच अगर 6.9 है तो वह क्या होगा? अम्ल। और 7 से ऊपर और 14 या 14 से नीचे है यानी तो होगा वो क्षार। और पीएच 7 होने पर वह हो जाएगा उदासीन। जैसे शुद्ध जल है वह उदासीन होता है, और उसकी पीएच शुद्ध जल की कितनी बताओगे आप? 7। तो यहाँ पर रक्त की पीएच 7.4 है, तो रक्त है यह क्षारीय प्रकृति का हो गया। मनुष्य में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। ये भी पूछा जाता है कई बार, मनुष्य में कितना रक्त पाया जाता है? 5 लीटर पाया जाता है। रक्त है किससे मिलकर बनता है? तो रक्त दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ध्यान देना। एक तो रक्त प्लाज्मा और एक है रक्त कणिकाएँ। प्लाज्मा है यह बनाएगा 55% भाग, ठीक है। और रक्त कणिकाएँ हैं, शेष बच गया वो 100 में 55 घटा देंगे तो बच गया 45। तो 45% भाग कौन बनाता है? रक्त कणिकाएँ हैं, वो 45% भाग बनाती है रक्त का, और 55% भाग हो प्लाज्मा बनाता है। फिर इस प्लाज्मा में भी कौन होता है? प्लाज्मा का 90 से 92% भाग है वो जल होता है। शेष 8 से 10% है कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। और ये 45% जो रक्त कणिकाएँ होती हैं उनमें कौन कौन सी है? एक तो लाल रुधिर कणिकाएँ, इन्हें आरबीसी कहते हैं। एक श्वेत रुधिर कणिकाएँ, जिन्हें डब्ल्यूबीसी कहते हैं। एक हैं प्लेटलेट्स, जिनको बिम्बाणु कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाएँ हैं वो तो गैसों का आदान प्रदान करती है। श्वेत रुधिर कणिकाएँ हैं ये रोगों से रक्षा करती है। और प्लेटलेट्स या बिम्बाणु है वो रक्त का थक्का बनाती है। रक्त के द्रव भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का जो द्रव है वो प्लाज्मा है, यह निर्जीव होता है। और प्लाज्मा ही क्या करता है? प्लाज्मा में ही क्योंकि कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो यह अपनी जो छोटी आंत के रसांकुर है उनसे पोषक पदार्थ अवशोषित होते हैं। उन पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही शरीर के विभिन्न भागों से जो हानिकारक पदार्थ निकलते हैं वो भी प्लाज्मा ही उत्सर्जी अंगों यानी वृक्क है वगैरह है इन तक पहुंचाने का कार्य करता है। प्लाज्मा में 3 प्रकार की कणिकाएँ होती है, यूँ कह सकते हैं अपना रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएँ हैं, जो मैंने पहले भी बता दिया आपको। लाल रुधिर कणिकाएँ, ये कणिकाएँ क्या करेंगी? गैसों का आदान प्रदान करती है लाल रुधिर कणिकाएँ। श्वेत रुधिर कणिकाएँ हैं, ये शरीर में रोगों से रक्षा करती है। और बिम्बाणु हैं, इनके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है, जिससे रक्त बहता होता है वो रुक जाता है। आगे लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। ABO रक्त समूहीकरण को समझाइए। समझना इनको समझते हैं अच्छे से। प्रतिजन के आधार पर ही क्या कर दिया? रक्त को 4 समूहों में बांट दिया, ठीक है। प्रतिजन कितने प्रकार के होते हैं? अपने 2 प्रकार के प्रतिजन हैं, A प्रतिजन और दूसरा आप क्या कहोगे? B प्रतिजन, ठीक है। और रक्त समूह होता है 4 प्रकार का, A B
ए बी और ओ, 4 प्रकार का रक्त समूह है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर रक्त में भी किस में, आरबीसी में, लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर कह सकते हैं, आरबीसी में अगर ए प्रतिजन है, किसी व्यक्ति की आरबीसी पर ए प्रतिजन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। किसी व्यक्ति की आरबीसी पर बी प्रतिजन है तो ब्लड ग्रुप होगा बी। और किसी में दोनों ही प्रतिजन हैं, ए व बी दोनों प्रतिजन हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। और अगर कोई प्रतिजन नहीं है, आरबीसी पर प्रतिजन नहीं है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा ओ। ठीक है, तो इसी प्रकार हम प्रतिरक्षी भी कर सकते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए होता है तो उसमें प्रतिरक्षी कौन सी होती है, बी। और अगर ब्लड ग्रुप बी है किसी का, उसमें प्रतिरक्षी होती है ए। और अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें प्रतिरक्षियाँ नहीं पाई जाती। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें ए व बी दोनों प्रतिरक्षियाँ पाई जाती है। बस यही यहाँ पर समझाया गया है। देखो इधर दे रखा है, ए रुधिर वर्ग की लाल रक्त कणिकाओं पर प्रतिजन भी कौन सा बताओगे, ए। बी रुधिर समूह की लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन बी। ठीक है, और ए बी प्रकार का रक्त समूह है तो उसकी लाल रुधिर कणिकाओं पर दोनों प्रतिजन है, ये मैंने आपको जानकारी दे दी है। और रुधिर वर्ग की आरबीसी पर प्रतिजन नहीं पाया जाता। ठीक है, अब आगे लेते हैं हम अगला प्रश्न लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, देखिए। RH कारक क्या है, इसके महत्व को समझाइए। तो RH कारक है, इसके बारे में कार्ल लैंडस्टीनर और विनर नाम के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया था। एक लैंडस्टीनर है, पूरा नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, और एक विनर, इन्होंने बताया था। इन्होंने किसके लेकर बताया, तो मकाका रिसस, एक जो बंदर है उसकी आरबीसी में पता लगाया था। यानी RH कारक की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर तथा विनर ने मकाका रिसस बंदर की आरबीसी में इन्होंने बताया कि इस बंदर की आरबीसी में एक अन्य प्रकार का कारक पाया जाता है, इसे RH कारक कहा जाता है। और RH है, यह संकेत का प्रयोग रिसस शब्द को दर्शाने के लिए किया गया है। जिन व्यक्तियों में यह कारक पाया जाता है उसे कहेंगे RH धनात्मक, और जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें RH ऋणात्मक कहते हैं। याद रहे आपको, विश्व में अधिकांश या लगभग अपन कहे कि 85% लोगों में RH पॉजिटिव होता है, यानी RH कारक पाया जाता है। शेष 15% व्यक्ति RH निगेटिव होते हैं, जिनमें RH कारक नहीं पाया जाता। RH कारक का महत्व लेते हैं अब। RH व्यक्ति में RH एंटीजन का अभाव होता है, लेकिन इसके रुधिर में RH एंटीजन प्रवेश करवा दिया जाए तो इसके कारक के प्रतिरोध में एंटीबॉडी बनना प्रारंभ हो जाती है, जिससे फिर रुधिर का समूहन होने लग जाता है। और इसी क्रिया से क्या होगा, समूहन से ही कई बार बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। रुधिर समूहन के कारण भ्रूण की आरबीसी में हीमोलाइसिन है, इसके द्वारा क्षति होने लग जाती है, जिससे एक रोग हो जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। इसके कारण शिशु की मृत्यु हो जाती है। पर ये एरिथ्रोब्लास्टिस फीटेलिस रोग ये तब होगा जब माता में RH कारक निगेटिव हो और उसके गर्भाशय में जो भ्रूण पल रहा है वो हो RH पॉजिटिव। ठीक है, माता का RH निगेटिव हो ब्लड ग्रुप और भ्रूण का RH पॉजिटिव हो, तभी यह एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस नामक रोग हो जाता है। इस रोग के कारण शिशु की मृत्यु तक हो जाती है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 39 है, रक्ताधान क्या है, समझाइए। रक्ताधान यानी रक्त का क्या करना, आधान करना। रक्त आधान, इसमें क्या करते हैं, एक व्यक्ति के शरीर से रक्त निकालकर दूसरे व्यक्ति के शरीर में रक्त स्थानांतरित कर देते हैं। इसी को वैसे रक्तादान कहा है, जिसे 2 भागों में बांटते हैं, एक समजीवी रक्ताधान और एक आएगा समजात रक्ताधान।
समजीवी रक्तादान में स्वयं के संग्रहित रक्त का ही आदान किया जाता है। जब किसी व्यक्ति में स्वयं का रक्त ही यह स्टोर करवा ले चिकित्सक से ब्लड बैंक में, और कभी दुर्घटना वगैरह हो जाए तो उसी रक्त का आदान शरीर में करवा ले, तब समजीवी रक्तादान कहलाता है। एक समजात रक्तादान है, उसमें दूसरा कोई मानव है, उसका रक्त है, उसका आदान होगा। तो यहाँ देखते हैं रक्तादान के बारे में और क्या जानकारी दी है। रक्तादान वह विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों, जैसे रक्त में ही प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब हैं, आदि को स्थानांतरित किया जाता है, वही रक्तादान कहलाता है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त का आदान कराना रक्तादान कहलाता है। सबसे पहले फ्रांस के एक वैज्ञानिक है डॉक्टर जीन बेप्टिस्ट डेनिस। उन्होंने 15 जून 1667 में रक्तादान संपादित किया। कब? 15 जून 1667 में उन्होंने 15 वर्षीय एक बालक में भेड़ के रक्त से रक्तादान करवाया। यानी भेड़ का रक्त है, उससे 15 वर्ष का बालक है, उसमें रक्तादान की प्रक्रिया संपादित करवाई। लेकिन इसके 10 वर्ष बाद पशुओं से मानव में रक्तादान पर रोक लगा दी गई। पहले तो क्या हुआ, 15 जून 1667 को भेड़ का रक्त निकाल कर और 15 वर्ष का बालक है उसमें रक्त प्रवाहित कर दिया, यानी भेड़ का रक्त मनुष्य में प्रवाहित करवाया। पर इसके 10 वर्ष बाद, यूँ कह सकते हैं 1677 में, पशुओं से मानव में रक्तादान पर रोक लगा दी। निम्न परिस्थितियों में रक्तादान किया जा सकता है। हम एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति के शरीर में कब रक्तादान करवाएंगे? दुर्घटना के तहत लगी चोट तथा अत्यधिक रक्तस्राव होने पर। मान लो दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया और इस स्थिति में शरीर से काफ़ी रक्त है वो निकल चुका है, अधिक रक्तस्राव हो गया, तो उस स्थिति में रक्तादान करवाया जाता है। चिकित्सक कहते हैं कि इसके शरीर में ब्लड है वो प्रवाहित करना पड़ेगा, वरना दुर्घटना घटित व्यक्ति है उसकी मृत्यु तक हो सकती है, क्योंकि रक्त की कमी हो गई तो पदार्थों का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, ये सब नहीं होगा, जिससे शरीर के विभिन्न अंग काम नहीं करेंगे, फलस्वरूप मृत्यु हो जाएगी। दूसरा लिया है शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर। कई बार लंबी बीमारी के कारण या कोई भयानक बीमारी हो जाए, उसके कारण शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, तब भी रक्तादान करवाया जाता है। तीसरा है रक्त में बिंबाणु प्लेटलेट्स अल्पता की स्थिति में, प्लेटलेट्स हैं इनकी कमी हो जाए तब रक्तादान होता है। फिर अगला है हीमोफीलिया के रोगियों को, क्योंकि हीमोफीलिया रोग है, इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता। तो हीमोफीलिया ग्रसित जो व्यक्ति है, कई बार क्या होता है कि कोई चोट लग गई हल्की सी, या किसी कारणों से रक्तस्राव हो गया तो थक्का नहीं बन पाता, इससे काफ़ी रक्त की हानि हो जाती है। तो हीमोफीलिया के रोगी हैं, उनमें रक्त की कमी रहती है, तो उनमें भी रक्तदान करवाया जाता है। आगे है शल्य क्रिया के दौरान, शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन वगैरह, कोई पेट से या शरीर से ट्यूमर वगैरह निकालते हैं कई बार, तो जब ट्यूमर निकाल रहे होते हैं उस स्थिति में शरीर से काफ़ी रक्त का स्राव होता है, तो शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, उस स्थिति में भी रक्तदान कराया जाता है। एक है दातर कोशिका अरक्तता, इसे सिकेल सेल एनीमिया कहते हैं। इस रोग में भी रक्त की कमी हो जाती है, तब रक्तदान किया जाता है। ध्यान रखना, दातर कोशिका अरक्तता रोग है, इसमें आरबीसी होती है, ये हंसियाकार हो जाती है, हंसियाकार कह सकते हैं या दराती के समान हो जाती है। और इनमें क्या है कि जब ये हंसियाकार विकृत हो जाती है तो फिर ये O2 का परिवहन है बहुत कम मात्रा में कर पाती है, फलस्वरूप शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन परिवहित नहीं हो पाती है और व्यक्ति में ऊर्जा काफ़ी कम रह पाती है। इसके बाद लेते हैं हम अगला प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ लिखिए। रक्तदान की प्रक्रिया जब होती है तो क्या क्या सावधानियाँ बरती जाती है, देखते हैं। रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ कौन कौन सी है, देखते हैं। रोगी व रक्त देने वाले व्यक्ति यानी दाता कह सकते हैं अपन, कि रक्त में ABO प्रतिजन का मिलान करना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है।
जैसे किसी का ब्लड ग्रुप मान लो ओ है, तो वह किससे ब्लड ले सकता है? ओ वाले को कहते हैं सार्वत्रिक दाता, यानी यह रक्त दे तो किसको देगा? सबको। ए बी ओ लेगा केवल ओ से। तो कभी ओ वाला ब्लड ग्रुप वाला है, इसको कभी रक्त की ज़रूरत पड़ी तो किससे रक्त लेगा? केवल ओ से, न कि ए बी से। अगर ए बी से ले ले तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो पहले है व्यक्ति के एबीओ प्रतिजन का मिलान करना चाहिए। दाता के रक्त में कोई किसी भी प्रकार की गड़बड़ तो नहीं है, तो इसकी जांच कर लेनी चाहिए। दाता का रक्त है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका काउंट सही रहना चाहिए और दाता रोगग्रसित नहीं होना चाहिए। दोनों के रक्त में आरएच कारक का मिलान करना चाहिए, विशेष रूप से आरएच डी का। ऐसे भी देख सकते हैं अपन कि कोई आरएच पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव, तो आरएच पॉजिटिव वाले का ही ब्लड मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, जैसे अपन यूँ कहते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो ओ यहाँ पॉजिटिव शब्द लगाया, यह आरएच को निरूपित करता है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति आरएच पॉजिटिव है, उसमें आरएच कारक धनात्मक है। तो ओ पॉजिटिव वाला है, वह रक्त किससे लेगा? ओ पॉजिटिव से ही, यानी आरएच पॉजिटिव वाला आरएच पॉजिटिव से ही लेगा, ओ निगेटिव से नहीं ले सकता, क्योंकि इसे आरएच बेजोड़ता भी कहते हैं। इस स्थिति के भी भयानक परिणाम होते हैं। संग्रहित रक्त की वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद प्रशीतित भंडारण करना। जो संग्रहित रक्त होता है, जो इकट्ठा रहता है, जिसका तापमान काफ़ी कम रहता है, तो इसको शरीर के तापमान के बराबर करके और फिर शरीर में प्रवाहित किया जाता है। किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषण से बचाए रखना। ब्लड बैंक में जो रक्त संग्रहित रहता है, यह अन्य किसी संदूषक पदार्थ, जो जीवाणु, विषाणु, कवक वगैरह हैं, प्रदूषित वातावरण वगैरह है, इन सब से इनको बचाना है। संग्रहण यानी रक्त को इकट्ठा करना, वह आधान आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में ही हो। ये भी हमेशा ध्यान रखें कि संग्रहण व आधान की क्रियाएं जो हैं चिकित्सक की देखरेख में हो। वह अच्छे से इनको ब्लड बैंक में स्टोर करे और उन पर मार्क भी कर दे कि यह ब्लड कौन से ब्लड ग्रुप का है। और जब आधान की क्रिया संपादित हो तभी चिकित्सक की देखरेख में ही होनी चाहिए। आगे लेते हैं हम प्रश्न नंबर 41। अंगदान की आवश्यकता समझाइए। देखते हैं। अंगदान का मतलब, कोई जब व्यक्ति है जिसकी कभी मृत्यु हो जाए तो उसके जो अंग है, जैसे हृदय है, वृक्क हैं, इस प्रकार के यकृत है, आँख है, इस प्रकार के अंग हैं, इनको किसी ज़रूरतमंद जीवित व्यक्ति है उनके शरीर में स्थानांतरित करवा दे, यानी ट्रांसफ़र करवा दे ऑपरेशन से, इसी को अंगदान कहते हैं। एक और नाम आता है देहदान। देखो, देहदान का मतलब व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसका पूरा शरीर है उसी को दान में दे दिया, तो उसके शरीर में जो भी आवश्यक अंग है वो सभी निकाल लिए जाते हैं देहदान में। जबकि अंगदान में कोई आवश्यक अंग, जो जिस अंग का दान किया है वही निकाला जाएगा, जैसे आँख वगैरह है। अंगदान किसी जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा, कोई जीवित व्यक्ति नाम, यहाँ कोई व्यक्ति जो आधा मृत अवस्था में रहता है या कोमा में रहता है, चिकित्सक कुछ ही घंटों में उसे मृत घोषित करने वाले होते हैं, या जीवन भर के लिए वो ऐसे ही रहता है, मृत स्थिति सी रहती है लगभग, तब यहाँ जीवित नाम आया है। अंगदान किसी जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को कोई उत्तक या अंग दान करना अंगदान कहलाता है। तो अन्य व्यक्ति को यहाँ पर जैसे अंग है वो दे दिए जाते हैं, जैसे हृदय, वृक्क, आँख आदि। दाता द्वारा दिया गया अंग ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। जो ग्राही है, जिनको इन अंगों की ज़रूरत है, जैसे कोई अंधा हो तो उसकी आँख लगा दी जाती है, जिनकी किडनी काम नहीं कर रही, डायलिसिस करवाता है बार बार, तो उनमें ये वृक्क लगा दिए जाते हैं। अंगदान द्वारा दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी को न केवल बचाया जा सकता है बल्कि उसके जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है, उसका जीवन भी खुशहाल हो जाता है। एक मृतदेह से करीब
50 ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। एक व्यक्ति है जो मृत रहता है तो 50 प्रकार के लगभग उसके अंग हैं, वो काम आ सकते हैं। भारत में हर वर्ष करीब 2 लाख गुर्दे दान करने की आवश्यकता है। तो हर वर्ष 2 लाख गुर्दे वृक्क है ख़राब हो रहे हैं। इनके अभाव में व्यक्ति है उनकी मृत्यु तक हो जाती है। जबकि मौजूदा समय में प्रतिवर्ष 7,000 से 8,000 गुर्दे ही मिल रहे हैं। यानी एक वर्ष में 2 लाख गुर्दे हैं दान करने की आवश्यकता है, जबकि उसी वर्ष में एक वर्ष में 7,000 से 8,000 गुर्दे ही मिल पाते हैं। और बाकी जो शेष रह गए वो लोग हैं, जैसे 1 लाख अपन कह सकते हैं 92,000 या 1,93,000 व्यक्ति है, उनको गुर्दे नहीं मिल पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार करीब 50,000 लोग हर वर्ष हृदय प्रत्यारोपण की आस में रहते हैं कि उनको हृदय मिलेगा जिससे उनका जीवन बच पाएगा, परंतु उपलब्धता केवल 10 से 15 की ही है। एक वर्ष में हार्ट ट्रांसप्लांट 10 से 15 ही हो पाते हैं, जबकि ज़रूरत कितनी है, 50,000 लोग हैं, उनको हृदय की ज़रूरत रहती है और मिलते केवल 10 से 15 लोगों को ही है। प्रत्यारोपण के लिए हर वर्ष भारत में 50,000 यकृत की आवश्यकता है। यकृत 50,000 यकृत चाहिए पर मिलते हैं केवल 700 यकृत ही, और बाकी के लोग हैं यकृत नहीं मिल पाते हैं जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। यकृत पूरा काम नहीं करता, उस स्थिति में यकृत का ट्रांसप्लांट होता है। यकृत के बारे में एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि यही हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। यानी कुछ यकृत है वो डैमेज भी हो गया इन्हीं कारणों से, तो जो शेष बचा हुआ यकृत है वह उस भाग को पुनः जीवित कर देता है, पुनः वह भाग बन जाता है, यूँ समझ लो। कमोबेश यही स्थिति सभी अंगों के साथ है। एक अनुमान के हिसाब से भारत में हर वर्ष करीब 5 लाख लोग अंगों के खराब होने से तथा अंग प्रत्यारोपण न हो पाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो हर वर्ष लगभग 5 लाख लोग हैं वो अंगों के अभाव में मर जाते हैं। तो अतः अंगदान एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और हमें अंगदान व देहदान करना चाहिए, जिससे हमारी मृत्यु के पश्चात भी किसी और की ज़िंदगी है खुशहाल रह सके। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।